हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब इस चैप्टर के पहले अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो आप जानते ही है कि ये अगर बुक्स में देखा जाए, एनसीईआरटी बुक्स में, ये आपको 9th क्लास में भी ये चैप्टर मिल जाएगा, 11th क्लास में भी मिल जाएगा। नीट एग्जामिनेशन में भी ये चैप्टर आता है और बहुत ज्यादा वेटेज रखता है। लास्ट ईयर 2025 में ही इसमें से सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से ही 4 क्वेश्चंस आ चुके हैं। बायोमोलिक्यूल्स तो अलग है, सेल डिवीजन, सेल साइकिल वो एक अलग है। सिर्फ और सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, जो कि इतना सिंपल चैप्टर है और सारे चैप्टर्स का बेस है। अगर बायोलॉजी को हमें समझना है, सीखना है, तो हमें किसको समझना पहले जरूरी है? सेल को। सेल पूरी बायोलॉजी का बेस है, इसीलिए हमने द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में सेल चैप्टर को सबसे पहले लिया है। हम पहले इसको स्टार्ट करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। इसमें एक एक पॉइंट आपका एनसीईआरटी का कवर होगा और हर एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। जीरो से स्टार्ट करके इसको हम एडवांस लेवल तक लेकर के जाएंगे। कुछ अगर बियॉन्ड एनसीईआरटी भी जहां पर मुझे लगेगा कि कुछ चीजें बताने जैसी है, तो वहां पर मैं ऐसे पॉइंट्स को भी ऐड ऑन कर दूंगी। उसके लिए प्लीज आप ये मत कहिएगा कि एनसीईआरटी से बाहर है, थोड़ा बहुत आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जिसने अभी तक सेल चैप्टर को कभी भी नहीं पढ़ा है और अगर आज से वो शुरुआत करता है, तो इस पूरी सीरीज को जब तक वो कंप्लीट करेगा, सेल चैप्टर बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। जिसने पहले से भी सेल चैप्टर पढ़ा है, इसके बाद भी जब इन लेक्चर से आप गो थ्रू होंगे, तो उसके बाद में आपके पास बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने पहले कभी सुने ही नहीं होंगे, या फिर जिनके बारे में आपको नहीं आइडिया होगा। तो कुछ कुछ चीजें इसमें आपको नई भी देखने के लिए मिलेगी और बाकी जो आपका पुराना नॉलेज है, उसमें आप चीजों को एसिमिलेट करें, चीजों को उसके साथ में ही एड ऑन करें। तो चलिए, इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात हमने कर ली है, अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई जिसको हम कहते हैं, जिसके ऊपर पूरी हमारी लाइफ टिकी हुई है, जिसके कारण ही हमारी लाइफ है। इस चैप्टर की अगर साइनॉप्सिस के पहले हम बात करें कि इस चैप्टर में हम क्या कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला में इसका इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, सेल क्या है, सेल के बारे में जितने भी साइंटिस्ट वगैरह आए हैं वो सारा हम इसकी हिस्ट्री में पढ़ लेंगे। फिर सेल है क्या, सेल थ्योरी क्या है, किसने दिए। फिर एक सेल को जब आप देखोगे तो उस सेल के अंदर बेसिक चीजें हमें क्या दिखाई देगी, वो यहाँ पर हम देख लेंगे। टाइप सेल क्या होती है, आगे वीडियो में जानेंगे हम। बहुत सारे टाइप की सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उनके अलग अलग शेप्स भी होते हैं, अलग अलग साइजेस में भी अवेलेबल होती है, उनके आकार अलग होते हैं, उनकी लेंथ, उसकी पूरा डायमीटर, मतलब उसका पूरा साइज अलग अलग होता है बहुत सारी सेल्स का। टाइप्स ऑफ सेल्स में जो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेल्स, जो बड़े हम आधार मान करके किसी सेल को डिवाइड कर रहे हैं दो अलग अलग भागों में, किस आधार पर कर रहे हैं, किस बेसिस पर कर रहे हैं, वो सारा हम यहाँ जानेंगे। यहाँ मैंने टाइप सेल लिखा है और यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेल है, दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आगे समझेंगे। फिर हम देखेंगे एक प्रोकैरियोटिक सेल कैसे दिखाई देती है। अब जब हम टाइप पढ़ लेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ेंगे, उसी का सारा यहाँ तक आपको जो दिख रहा है, सेल एनवलप और उसके मॉडिफिकेशंस क्या है, ये सारी चीजें, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये भी आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, हो सकता है कि आपको समझ आ भी गया हो, और अगर नहीं भी आया हो तो जब आप इसको देख लेंगे तो आज के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि आप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसको कहते हैं, ग्राम नेगेटिव किसे कहते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को एक बार कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम आ जाएंगे यूकैरियोटिक सेल पर। सेल मेम्ब्रेन इसकी अलग से पूरी पढ़नी है हमें, सेल वॉल पढ़नी है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, बेसिक वो सारी चीजें हम देखेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इनके क्या फंक्शन है, ये सारे हम देखेंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास जो सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारी सेल के न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसको हमारी कोशिका का दिमाग यानी कि ब्रेन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके बारे में कंप्लीट करेंगे। और एक लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये शब्द आपने कई बार सुने होंगे। कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, ये सब क्या होता है, ये सारे जो वर्ड्स है जो कि लगते सेम है लेकिन समझ नहीं आते हैं, तो इसको हम लास्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सेल के इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हमें ये देखिए,
हमें आज के टाइम में ये पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि जितने भी जीवित जीव है, उन सब की बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से ही बनी है। आपने एक पूरा हायरार्की पढ़ा है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़ा हुआ है कि हमारी बॉडी की छोटी छोटी सी बहुत सारी सेल्स मिल करके किसका फॉर्मेशन करती है? टिश्यू का, यानी कि ऊतक बनाती है। ऊतक आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अंग जब आपस में मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो हमें ये अभी पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर आपको उसे लिविंग बताना है, अगर वो लिविंग है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? सेल प्रेजेंट होनी चाहिए। एनीथिंग लेस देन सेल, अगर कोई भी सेल से छोटा है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से छोटा है, तो उस कंडीशन में उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग नहीं मानते हैं। मतलब ये क्राइटेरिया है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आपको लिविंग बताना है तो उसकी बॉडी में क्या उपस्थित होना चाहिए? सेल। एक कोशिका, मिनिमम एक कोशिका उसकी बॉडी के अंदर होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या मानते हैं? लिविंग मानते हैं। अब ये जो सेल है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो सेल, जो पूरी हमारी बॉडी है, वो टिकी हुई है किस पर? सेल्स के ऊपर। इसीलिए तो हम इसको स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई कहते हैं, इसको कार्यात्मक इकाई कहते हैं, संरचनात्मक इकाई कहते हैं। आगे ये सेंटेंसेस फिर आएंगे। तो ये सारा जो हमारी पूरी बॉडी का मैकेनिज्म है, वो किस पर डिपेंडेंट है? सेल के ऊपर। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी कि जितने भी उपापचयी प्रक्रियाएं होती है, उपापचयी क्रियाएं होती है, ये सब किसके अंदर होती है? हमारी सेल के अंदर ही तो होती है। कोशिका के अंदर ही सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। तो हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है। बेसिक चीज जो जो हमारी बॉडी के अंदर है, वो क्या है? सेल है, कोशिका है। अब ये बात जो आज हमें पता चली है, ये ऐसे ही पहले से पता नहीं चल गई थी। इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पर बताई है। अब हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री की। हिस्ट्री ऑफ सेल या हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी, सेल को डिस्कवर कैसे किया गया, कैसे पता चला कि सेल है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक साइंटिस्ट याद रखने हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। बट वो सेल कैसी थी? डेड सेल थी। सेल कैसी थी? डेड सेल थी, यानी कि मृत कोशिका थी। अब ये जो डेड सेल है, इसको साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। और ये कहाँ पर किया था? एक प्लांट आपको याद रखना है, क्वेरकस सुबेर। क्वेरकस सुबेर। क्वेरकस सुबेर, जिसको हम ओक प्लांट कहते हैं, ओक ट्री कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है क्वेरकस सुबेर। इसके अंदर 1665 में, यानी कि इसकी भी कॉर्क सेल के अंदर डिस्कवर किया था। कॉर्क सेल क्या होती है? कॉर्क आपने कई बार नाम सुना होगा। जो प्लांट होता है, प्लांट की आउटर कवरिंग सेल वॉल हमें पता है, जो कि उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। प्लांट को बाहरी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम से, जर्क से, किसी भी टाइप की जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है, उनसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल वॉल। इसके अलावा किसी भी बॉडी को शेप देने का, स्ट्रॉन्ग, मतलब शेप देने के अलावा स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड करती है। ये सारे काम होते हैं किसके? सेल वॉल के। सेल वॉल के जैसा ही एक कॉर्क भी होता है, ये भी एक प्रोटेक्टिव सेल होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, सेल वॉल के अंदर ही ये आपको मिलती है। मतलब सेल वॉल जो प्लांट की आउटर कवरिंग है, उसी में आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मिल जाती है, जिनको हम कॉर्क सेल कहते हैं। इस कॉर्क सेल की क्या स्पेशलिटी होती है? ये वाटर प्रूफ होती है। वाटर प्रूफ होती है, एयर टाइट होती है, एयर प्रूफ बोल सकते हैं जिसको हम। मतलब वाटर को, एयर को ये अंदर एंटर नहीं होने देती है। तो आपने देखा होगा, जो बियर वगैरह या फिर जो बेवरेजेस होते हैं, जो ड्रिंक मटेरियल होता है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, कितना बड़ा सा लकड़ी का ढक्कन होता है, उसको कॉर्क ही कहा जाता है। तो वो क्या काम कर रहा है? वाटर प्रूफिंग का काम कर रहा है, एयर को अंदर एंटर नहीं होने दे रहा है। तो ये जो कॉर्क है ना, इसको प्लांट से हार्वेस्ट करके निकाला जाता है। इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है और इसके कमर्शियली बहुत सारे यूजेस होते हैं इस कॉर्क के। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट टाइम जब डेड सेल को देखा 1665 में क्वेरकस सुबेर के अंदर, उसकी कॉर्क सेल के अंदर, तो उन्हें क्या दिखाई दिया? उनको दिखाई दिया हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स। आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हुआ है, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर, जिसको इन्होंने उस समय नाम दिया था सेल्यूले।
क्या नाम दिया? सेल्यूले। इस सेल्यूले एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे। इसका मतलब क्या होता है? छोटे छोटे कमरे। जैसा कुछ स्ट्रक्चर इनको दिखाई दिया, जैसे ये हेक्सागोनल रिंग्स, जो हम बेंजीन रिंग जो बनाते हैं, कुछ ऐसा इनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया जब उन्होंने इस कॉर्क सेल को किसके अंदर देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। इस कॉर्क सेल को उन्होंने निकाला और जब इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ उनको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तब इस स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या नाम दिया था? सेल्यूले नाम दिया था, जिसको आज हम किस नाम से जानते हैं? सेल, कोशिका के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है, ये फ्रेज याद रखना है। और जो डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, वो कौन सी सेल की थी? डेड सेल की थी। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, जिसने लिविंग सेल को डिस्कवर किया, दूसरे साइंटिस्ट जिन्होंने किसको डिस्कवर किया है? लिविंग सेल को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान के फादर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक जिनको कहा जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवरी की थी। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, इन्होंने क्या किया था? लिविंग सेल को डिस्कवर किया। वो लिविंग सेल क्या थी? सबसे पहले जो इन्होंने जिसको देखा था वो क्या था? एक बैक्टीरिया था, बेसिलस बैक्टीरिया था सबसे पहले जिसको इन्होंने देखा था। इन्होंने क्या किया था? इनका सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप था, खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में इन्होंने क्या किया? रेन वाटर को रख करके देखा। रेन वाटर, जो बारिश का पानी होता है, उस पानी को लिया और स्लाइड के ऊपर रख करके इन्होंने किसके अंदर देखा? माइक्रोस्कोप के अंदर। इनको क्या दिखाई दिया? कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट, कुछ उसमें मूव करता हुआ सा दिखाई दिया। वही मूविंग ऑब्जेक्ट, वही क्या था? एक सेल था, एक बैक्टीरिया था। फिर इनको और इंटरेस्ट आया, इन्होंने उस माइक्रोस्कोप के नीचे और कई सारी चीजों को रख रख के, अलग अलग चीजों को रख रख के देखा। कभी मिट्टी रख के देखी, पानी रख के देखा। तब इनको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स दिखाई दिए। तो ये भी पूछा जाता है कि इन्होंने और किस किस चीज की डिस्कवरी की है? तो इन्होंने आरबीसी को देखा, स्पर्म सेल्स यानी कि शुक्राणु को देखा, अंडाणु एग कोशिका को भी इन्होंने देखा, बहुत सारी प्लांट की कोशिकाओं को भी इन्होंने देखा। जो इनका सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप था, इन्होंने खुद से बनाया था। इस माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग चीजों को ये अलग अलग टाइम पर रखते और देखते थे। तो इन्होंने ये जो कुछ चीजें एक्स्ट्रा लिखी है, ये भी आपको याद रखना है। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि ये सारे क्या है? जो स्पर्म हो गया, एग हो गया, बैक्टीरियाज हो गए, बहुत सारे फंगस हो गए, ये सब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? ल्यूवेनहॉक को जाता है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की है और डेड सेल की डिस्कवरी किसने की है। ये किस ईयर की बात है? 1674। ओके, आगे चलते हैं। अब 1831 में एक साइंटिस्ट आते हैं, रॉबर्ट ब्राउन। वैसे तो हम न्यूक्लियस के बारे में आगे पढ़ेंगे, बट क्योंकि ये हिस्ट्री में ही दिया हुआ है तो आप इसको याद रख सकते हैं। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, यानी कि केंद्रक को। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक को डिस्कवर किया है। तो दो साइंटिस्ट और ये रॉबर्ट ब्राउन, इनका आप तीनों का नाम याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि सेल होती क्या है। अब इन्होंने सेल को तो डिस्कवर कर लिया, अब ये सेल पर होती क्या है? जैसे सबसे पहले हम इसके लिए लिखते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? कोशिका क्या है? जीवन की कार्यात्मक संरचनात्मक इकाई है। बेसिक यूनिट तो ये है ही। अब ये जो सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इन सबका हम एक एक का पहले मतलब जानते हैं। बेसिक यूनिट है,
बेसिक यूनिट इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी बॉडी पूरी बनी हुई है, उस कंप्लीट बॉडी का बेस क्या है? सेल है। क्योंकि शुरुआत ही कहाँ से हुई है? सेल से। जब बहुत सारी सेल्स आपस में ज्वाइन करेगी तभी तो टिश्यू का फॉर्मेशन करेगी, ऊतक का निर्माण करेगी। तो बॉडी के बेस में क्या है? सेल है। सेल से ही हमारी बॉडी बनी हुई है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो, उसकी बॉडी किससे बनी है? सेल से, कोशिका से। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। लाइफ की ये बेसिक यूनिट है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ है तो वो कब है? जब कोई उसके पास सेल प्रेजेंट है। स्ट्रक्चरल संरचना मतलब पूरी बॉडी की संरचना किससे हुई है? सेल से ही तो हुई है। बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से ही तो बनी है। फंक्शनल यूनिट या कार्यात्मक इकाई इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपसे कहा सेल के अंदर ही सारी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, सारी उपापचय क्रियाएं कहाँ पर होती है? हमारी सेल के अंदर होती है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कार्यात्मक इकाई कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि बॉडी में जो एक्चुअल में काम कर रही है वो कौन है? कोशिका है। फंडामेंटल यूनिट का मतलब यहाँ पर है, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग एंटाइटी कब मानते हो? जब उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट हो? सेल। चाहे सिंगल ही एक ही कोशिका क्यों ना हो तब भी हम उसको लिविंग मानते हैं। यानी कि किसी भी लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक सेल है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग तब बोलोगे जब उसकी बॉडी में क्या प्रेजेंट है? कोशिका प्रेजेंट है, कोशिका उपस्थित है। इसका मतलब कोशिका को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो ये तीनों शब्दों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें ये समझ आ गया कि कोशिका क्या है? कोशिका भाई ये सारे काम करती है, अलग-अलग काम ये सारे करती है, इसीलिए ये शरीर की क्या कहलाती है? जीवन की क्या कहलाती है? संरचनात्मक, कार्यात्मक और क्रियात्मक या बेसिक यूनिट ये कहलाती है। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। जैसे मैंने सेशन के स्टार्टिंग में आपसे कहा था, सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? कोशिका से। लेकिन ये पहले से हमें नहीं पता था। ये कब पता चला? जब हमें कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया गया। सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या है? पहले इसके बारे में जानते हैं। आपको यहाँ पर दो साइंटिस्ट याद रखने हैं जिन्होंने अपने अपने समय पर क्या किया था? कोशिका सिद्धांत की हाइपोथेसिस दी थी। केवल उनकी कल्पना ऐसी थी। क्या कल्पना थी? पहले हम साइंटिस्ट देख लेते हैं। एक आपको याद रखना है, जर्मन बॉटनिस्ट, वनस्पतिक वैज्ञानिक जिसको हम कहते हैं, जर्मन बॉटनिस्ट श्लाइडेन। 1838 में इन्होंने क्या किया था? एक हाइपोथेसिस दी थी। क्योंकि ये बॉटनिस्ट है, मतलब वनस्पतिक वैज्ञानिक है, तो फिर इन्होंने किसके ऊपर काम किया होगा? प्लांट्स के ऊपर। इनका ये कहना था, इनकी हाइपोथेसिस में इन्होंने क्या कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब प्लांट्स की बॉडी किससे मिलकर के बनी हुई है? कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। ये किसने कहा था? जर्मन बॉटनिस्ट श्लाइडेन ने कहा। इसके बाद ये 1839 में नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जो कि है जोलॉजिस्ट, ब्रिटिश जोलॉजिस्ट है ये। अब जोलॉजिस्ट है तो किसके ऊपर काम किया होगा इन्होंने? एनिमल्स पर, ऐसा हमें लगता है, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है, आगे देखते हैं। जोलॉजिस्ट कौन है ये? थियोडर श्वान। थियोडर श्वान, इन्होंने 1839 में अपना हाइपोथेसिस दिया था। इनकी जो कल्पना थी, देखो ये जोलॉजिस्ट थे, एनिमल्स के ऊपर तो इन्होंने काम किया ही किया, साथ में इन्होंने प्लांट्स के ऊपर भी काम किया। और इन्होंने दो चीजें बताई। पहले इन्होंने क्या बोला? ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। कोशिकाओं से बनी है। सारे ऑर्गेनिज्म की, सारे प्लांट और एनिमल की बॉडी जो है वो कोशिकाओं से बनी है, या फिर कोशिकाओं के ही प्रोडक्ट से बनी है, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। दूसरी बात इन्होंने ये बोली, जो प्लांट की आउटर कवरिंग होती है, प्लांट्स की जो आउटर कवरिंग होती है जिसको आज हम सेल वॉल के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने ही बताया। प्लांट्स की आउटर कवरिंग को कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहते हैं। ये किसने बताया? थियोडर श्वान ने। कोशिका भित्ति मतलब प्लांट के केस में इन्होंने देखा कि जो आउटर कवरिंग है वो क्या है? कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है। जबकि जब इन्होंने
एनिमल की आउटर कवरिंग की बात की कि एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग है, आउटर लेयर है, वो क्या है? एनिमल्स की जो आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। तो इनकी हाइपोथेसिस में ये 2 बातें थी। एक तो इन्होंने ये बताया कि सारे प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है वो किससे बनी है? कोशिकाओं से बनी है और कोशिकाओं के प्रोडक्ट से बनी है। प्लांट की आउटर कवरिंग को जब इन्होंने देखा तो सेल वॉल कहा, एनिमल की आउटर कवरिंग इन्होंने बोला कि सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल के केस में इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब क्योंकि ये दोनों की केवल और केवल क्या थी? हाइपोथेसिस थी, कल्पना थी। आगे चल करके इसी को मतलब इसे कहते क्या है? पहले तो इसी को कहते हैं कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी यही है, यही बातें करती है सेल थ्योरी। लेकिन इस सेल थ्योरी का ड्रॉबैक ये था, इस सेल थ्योरी में ये नहीं बता पाए कि कोशिकाओं से तो बनी है किसी भी प्लांट ऑर्गेनिज्म की बॉडी, लेकिन वो कोशिका आई कहाँ से? नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हो रहा है? ये थ्योरी इस बात को क्लियर नहीं कर पाई। इसीलिए 1855 में आपको एक और साइंटिस्ट याद रखने हैं, रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ये साइंटिस्ट 1855 में आते हैं और इस बात को क्लियर कर देते हैं। मतलब ये जो सेल थ्योरी देते हैं, इसे हम कहते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। कौन सी सेल थ्योरी दी इन्होंने? मॉडर्न सेल थ्योरी। इसी को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, या फिर फाइनल शेप जो सेल थ्योरी को देना था, वो फाइनल शेप भी किसने दिया? रुडोल्फो विर्चो ने दिया। क्या कहा इन्होंने अपनी सेल थ्योरी के अंदर, अपनी मॉडर्न सेल थ्योरी के अंदर? इन्होंने सिर्फ एक फ्रेज दिया। वो फ्रेज क्या है? एक लैटिन फ्रेज है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या था? इसका ये मतलब था कि जितनी भी न्यू सेल्स अराइज हो रही है, न्यू सेल्स अराइज हो रही है, नई सेल्स आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो पहले से सेल्स उपस्थित है वही सारी कोशिकाएं क्या करती है? कोशिका विभाजन करती है, सेल डिवीजन करती है और नई नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो ये बताती है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई कोशिकाएं हैं पुरानी कोशिकाओं से ही आ रही है। ये लैटिन फ्रेज आपको याद रखना है। और लास्ट में फिर इस थ्योरी को मॉडिफाई करके सिर्फ उन्होंने ये एक बात ऐड कर दी। यही इसका जो मॉडर्न सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स है उसमें यही बात आपको याद रखनी है, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और बस उसी बात को फाइनल और बोल दिया, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो इस बात को मैं वापस से नहीं लिख रही हूँ, आप देख लेना ऊपर जो मैंने लिखा है सेम वही चीज है, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी की बात की हमने, ईयर 1855 याद रखना है। श्लीडेन ने जो अपनी दी थी थ्योरी वो 1838 में दी है। श्वान ने जो दी है वो 1839 में दी है। ये जोलॉजिस्ट थे, ये बॉटनिस्ट थे, इस बात को आपको याद रखना है। आई होप आपको सेल थ्योरी क्लियर हो गई होगी। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सेल के ओवरव्यू की। अब शुरू से पहले एक बार देखते हैं। हमने ये देख लिया कि सेल क्या होती है, सेल से मिलकर के आगे क्या क्या चीजें बनती है। सेल के लिए रिलेटेड जो थ्योरी है, मतलब जितने भी प्लांट और ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से ही बनी है, इसको समझाने के लिए जो सेल थ्योरी दी थी वो सेल थ्योरी हमने पढ़ ली है। अब ये सेल दिखती कैसे है अंदर से? सेल संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, ये हमें पता है। लेकिन ये दिखाई कैसे देती है अंदर से? इस चीज को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टाइप सेल का। टाइप सेल वो सेल होती है जिसको अगर आप स्टडी करना चाहो, मतलब अगर आप प्लांट को स्टडी करना चाहते हो, तो आप एज अ मटेरियल किसका यूज करोगे? किस मटेरियल का आप यूज करो कि इजीली आप प्लांट सेल को स्टडी कर पाओ? आपको एनिमल सेल को स्टडी करना है तो आप क्या ऐसा मटेरियल लो जिसको देख करके आप इजीली एनिमल सेल की स्टडी कर पाओ? उसको हम कहते हैं टाइप सेल। इन केस ऑफ एनिमल, अगर हमको एनिमल सेल की स्टडी करनी है तो हम एज अ मटेरियल क्या यूज कर सकते हैं? प्लांट के केस में हम यहाँ लिख देते हैं, प्लांट के केस में हम क्या यूज करेंगे, ह्यूमन के केस में या एनिमल के केस में। अगर आपको किसकी स्टडी करनी है? एनिमल सेल की स्टडी करनी है, तो आप क्या यूज करते हो एज अ मटेरियल? ह्यूमन चिक सेल। जो हमारे चिक की कोशिका होती है अंदर की साइड से उसको निकाला जाता है सेल को, और उसको आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आप
आपको सेल के अंदर जो जो भी स्ट्रक्चर उपस्थित होते हैं सारे क्लियरली विजिबल रहेंगे। अगर आप किसी प्लांट कोशिका को स्टडी करना चाहते हो, प्लांट की कोशिका को देखना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे? ऑनियन पील सेल। जो ऑनियन होता है, प्याज होता है, उसके अंदर जो व्हाइट कलर की लेयर आपको दिखाई देती है, उसको निकाल करके आप क्या करो, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक प्लांट कोशिका का रेफरेंस मिल जाएगा। अगर आप एनिमल सेल को स्टडी करना चाहते हो कि एनिमल के अंदर कैसे सेल्स होती होंगी, तो आप ह्यूमन चिक सेल का यूज कर सकते हो। इनको हम क्या कहते हैं? टाइप कोशिका, टाइप सेल जिनको कहते हैं हम। ओवरव्यू ऑफ द सेल की बात करें तो हमने अगर ह्यूमन चिक सेल को अगर देखा तो वो हमें कैसे दिखाई देगी, ऑनियन पिल सेल को अगर हमने देखा तो वो कैसे दिखाई देगी। तो दोनों का हम एक कॉमन बेस लेकर के चलते हैं। हम ओवरऑल देख लेते हैं कि सेल आखिर में दिखाई कैसे देती होगी। तो स्टार्ट करते हैं सेल के अंदर, अब चलते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें हमें मिलने वाली है। देखिए, अभी अभी हमने ऊपर बात किया कि सेल के ऊपर क्या उपस्थित होती है, इन केस ऑफ प्लांट सेल वॉल। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने एक प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का मिक्सअप ले लिया है। अगर आउटर कवरिंग की बात करें तो वो हमें क्या मिलेगी? सेल वॉल मिलेगी। आप एक किसी भी कोशिका को देखोगे, जनरलाइज्ड कोशिका को देखोगे तो सेल वॉल मिलेगी। एनिमल में सेल वॉल उपस्थित नहीं होती है। सेल वॉल है इसकी आउटर कवरिंग यानी कि कोशिका भित्ति। ये किससे बनी है, कैसे बनी है, क्या काम होता है इसका, सारा आगे आगे हमें पढ़ना है। सेल वॉल के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो हमें सेकेंड लेयर क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, यानी कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एक जो हमारी बेसिक सेल होती है उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें दिखाई देगी, हम उस चीज को देख रहे हैं। बाकी हमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पूरी अलग से देखना है, यूकैरियोटिक कोशिका अलग से देखना है, प्लांट सेल अलग से देखना है, एनिमल सेल अलग से देखना है। अभी हम एक बेसिक कोशिका देख रहे हैं कि जनरलाइज्ड सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। सेल वॉल कोशिका भित्ति मिलेगी, हम अंदर जाएंगे सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, कोशिका झिल्ली जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम फ्लूइड कह रहे हैं, द्रव कह रहे हैं जिसे। क्या होता है वो फ्लूइड? साइटोप्लाज्मा। साइटो वर्ड किससे रिलेटेड है? कोशिका से। साइटो वर्ड का मतलब ही क्या होता है? कोशिका। और प्लाज्मा मतलब पानी, वाटर, द्रव्य, कोशिका द्रव्य। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य। ये जो आपको दिखाई दे रहा है रेड राउंड राउंड, ये है न्यूक्लियस, केंद्रक। एक कोशिका के अंदर हमें न्यूक्लियस मिलेगा, न्यूक्लियस केंद्रक जिसे हम कहते हैं। केंद्रक के अंदर जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं क्रोमोसोम बने हुए हैं। क्रोमोसोम के ऊपर ही क्या प्रेजेंट होगा? हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि हमारा न्यूक्लिक एसिड, डीएनए। क्रोमोसोम गुणसूत्र। इस न्यूक्लियस की ही जो मेम्ब्रेन है, वैसे न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, मतलब द्विझिल्ली युक्त होता है, उसकी दोनों झिल्लियों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जो दूसरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ, ये व्हाइट कलर का कुछ ऐसी ऐसी ट्यूब्स आपको दिखाई दे रही है। ये क्या है यहाँ पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, इन सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी काई, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स में, जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मिलेगा आपको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है दो यूनिट से मिलकर के बना हुआ, इसको हम कहते हैं राइबोसोम। राइबोसोम। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। एक बेसिक सेल के अंदर हमें ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये जो मैंने नाम लिखे हैं सारे, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और ये गोल्जी बॉडी, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये कोशिकांग कहलाते हैं। एक सेल के अंदर अगर हम मेजर कंपोनेंट्स देखना चाहे तो क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, सेल वॉल मिलेगी, यहाँ पर भरा हुआ द्रव जिसको हम कोशिका द्रव्य कह रहे हैं, और
क्या मिलेंगे, सारे कोशिकांग मिलेंगे। तो ये एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। एक बेसिक सेल में हमें ये सारी चीजें दिखाई देती है। वन बाय वन हमें सबको पढ़ना है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ द सेल। जैसे मैंने यहाँ पे जो शेप बनाया ना, ये कोई आइडियल शेप नहीं है। ऐसा ही शेप हमारी हर कोशिका का नहीं होता है। बहुत सारे अलग अलग शेप्स में अवेलेबल होती है हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं। तो अब हम शेप देखते हैं कि कौन कौन से शेप की हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं उपस्थित होती है। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इस शेप को हम कहते हैं बाइकॉनकेव शेप। बाइकॉनकेव, ये भी आरबीसी है और ये भी आरबीसी है। ये आरबीसी कुछ आपको ऐसी दिखाई दे रही है। राउंड स्फेरिकल भी होती है, मतलब बाइकॉनकेव भी होती है, और राउंड या फिर हम क्या कह सकते हैं, स्फेरिकल शेप की भी होती है। तो ये एक शेप हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये डब्ल्यूबीसीज है। डब्ल्यूबीसीज जो कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो बनाती है, हमारी बॉडी की जो आर्मी होती है। तो ये आपको अलग अलग शेप में मिलती है। ये कुछ अलग दिख रही है, ये कुछ ईयरबड जैसे अलग दिखाई दे रही है, ये कुछ अलग दिखाई दे रही है। ये कैसी होती है, अमीबॉइड शेप की होती है। अमीबॉइड शेप का मतलब होता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा आपको, अमीबा के जैसा। अमीबा कैसी होती है, इरेगुलर इन शेप। कैसा भी शेप हो सकता है, बस वैसे ही इन सेल का भी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, ये अपने शेप को चेंज करती रहती है। क्योंकि इनको हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होता है बाहर के पैथोजन से, उनसे फाइट करनी होती है। तो इनको कोई भी इनका साइज बैरियर नहीं बनना चाहिए। इनको किसी जगह पर फाइट करने के लिए जाना है और ये किसी ब्लड वेसल में जा ही नहीं पा रही है, किसी प्लेस पर जा ही नहीं पा रही है ड्यू टू देयर साइज। तो उस कंडीशन में ये क्या करती है, अपने शेप को चेंज कर लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अमीबॉइड शेप की ये होती है। तीसरी है जो हमें दिखाई दे रही है, सब इससे फैमिलियर है, न्यूरॉन। न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन कोशिका। ये न्यूरॉन आपको कैसी दिखाई दे रही है, ब्रांच्ड होती है। ठीक है, शाखाएं इसकी आपको दिखाई दे रही होगी, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं हम। ब्रांच्ड होती है, इलोंगेटेड या लॉन्ग होती है, ये इलोंगेटेड। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही है ट्रैकिड, प्लांट के केस में ट्रैकिड कोशिका होती है। ये भी कैसी दिखाई दे रही है हमें, इलोंगेटेड दिखाई दे रही है, लॉन्ग दिखाई दे रही है। ये होती है कोल्यूमनार सेल्स। कॉलमनार सेल्स यानी कि जो कॉलम्स के जैसी होती है। कॉलम कुछ ऐसे होते हैं, खड़ी जो लाइंस होती है उनको हम कॉलम्स कह देते हैं। तो ये कॉलम के जैसी होती है। ये नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके न्यूक्लियस, इसके केंद्रक नीचे की साइड होते हैं। ये आपको प्लांट की कोशिका दिखाई दे रही है। प्लांट में मेसोफिल कोशिकाएं, पत्तियों में जो कोशिकाएं मिलती है, मेसोफिल कोशिकाएं कैसी होती है, राउंड शेप में। ये कैसी दिखाई देती है हमें, राउंड या डिस्क शेप्ड होती है। तो हमने ये सारे शेप्स देखे हैं हमारी अलग अलग कोशिकाओं के। ये राउंड स्फेरिकल अमीबॉइड हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, लॉन्ग हो सकती है, कॉलम के जैसी हो सकती है। इसके अलावा भी ओ टाइप की होती है। बहुत सारे टाइप की कोशिकाएं हमारी बॉडी के अंदर उपस्थित होती है। ये कुछ जनरलाइज्ड से शेप है जो हमने देखे। अब बात करें साइज ऑफ द सेल की। साइज ऑफ द सेल का मतलब क्या है कि जो बॉडी का साइज है किसी भी सेल का, किसी भी कोशिका का, वो कितना है। यहाँ पर हम दो चीजों की बात करेंगे। कहीं कहीं पर हम लेंथ की बात करेंगे, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी की लेंथ कितनी है। दूसरा हम बात करेंगे कंप्लीट उसके साइज की, यानी कि उसकी लेंथ की भी बात करते हैं, उसकी विड्थ की भी बात करते हैं। दोनों में उसका जो पूरा डायामीटर है वो बताता है उसके साइज को। और लेंथ मतलब सिर्फ उसकी लंबाई कितनी है। पहले हम बात करें टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, आगे हम जब टाइप्स ऑफ सेल्स देखेंगे वहां पर ये नाम आएंगे वापस से। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। मेजरली दो टाइप की कोशिका होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसके अंदर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलते हैं। मेनली इसमें कौन आते हैं, मोनेरा, यानी कि बैक्टीरियाज। तो इनका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो नॉर्मल एक साइज होता है, वो होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर्स का। 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। यूकैरियोटिक कोशिका इससे बहुत बड़ी होती है, 10 to 12 माइक्रोमीटर का होता है ये यूकैरियोटिक कोशिका। ह्यूमंस के अंदर कौन सी कोशिका है, मतलब हमारी कोशिकाएं कौन सी है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। 10 to 12 माइक्रोमीटर्स की होती है। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का जो कंप्लीट आपको जो साइज दिया हुआ है, 3 to 5 माइक्रोमीटर। बैक्टीरिया मतलब जो जीवाणु है वो, उसका साइज कितना है, 3 to 5 माइक्रोमीटर का है। अब आपकी बुक में, हमारी एनसीईआरटी में, एक जगह पर माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है, एक जगह पर पीपीएलओ दिया हुआ है।
ये जो माइकोप्लाज्मा है इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। माइकोप्लाज्मा को ही हम क्या कहते हैं? पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अब एक जगह पर माइकोप्लाज्मा की लेंथ दी हुई है, इसकी लेंथ कितनी होती है? 0.3 माइक्रोमीटर। जो इसकी लेंथ है 0.3 माइक्रोमीटर होती है, जबकि पीपीएलओ का साइज दिया हुआ है। पीपीएलओ का क्या दिया हुआ है? साइज। ये क्या है? इसकी लेंथ है। ये क्या है? इसकी लेंथ है, यानी कि लंबाई है। ये माइकोप्लाज्मा लंबाई में इतना होता है, लेकिन जो कंप्लीट साइज है इसका वो कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर का है। जो कंप्लीट इसका डायमीटर होता है वो 0.1 यानी कि 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। बहुत छोटा होता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट होता है। अभी नेक्स्ट सेंटेंसेस में ही हम लिखने वाले हैं। तो पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया समान जीव जिसको हम बोलते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिनको हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं, इनका जो साइज आपको दिया हुआ है 7 माइक्रोमीटर्स का दिया हुआ है। तो आरबीसी भी थोड़ी बड़ी होती है, 7 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। अच्छा, वायरस के बारे में भी मैं बता देती हूँ। वायरस का जो साइज होता है 0.02 माइक्रोमीटर से 0.2 माइक्रोमीटर तक होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये तो और भी छोटा है, किससे? इस माइकोप्लाज्मा के साइज से। माइकोप्लाज्मा का तो 0.1 ही है। जो वायरस है इसको हम लिविंग ही नहीं मानते, पहली चीज तो ये। क्या वायरस को हम लिविंग मानते हैं? नहीं। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस होता है ये लेस देन सेल होता है। इसके पास कोई भी सेल कोशिका इसके पास नहीं होती है। तो हमने क्या बात की थी सेशन के स्टार्टिंग में? अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म कोशिका से छोटा है, एक सिंगल सेल से छोटा है, तो फिर उसको उस कंडीशन में हम लिविंग नहीं मानते। इसीलिए वायरस को लिविंग नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके पास एक भी कोशिका नहीं है। ये लेस देन सेल होता है। आगे चलते हैं और कुछ ये स्टैटिक डेटा हमारे पास है, इस डेटा को पहले हम देख लेते हैं। क्या दिया है हमें इस स्टैटिक डेटा में वो देख लेते हैं। जैसे इस स्टैटिक डेटा में सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लार्जेस्ट सेल ऑन अर्थ। मतलब अगर हम कोशिका की बात करें तो इस कोशिका इस पूरी अर्थ पर सबसे बड़ी कोशिका हम किसको मानते हैं? तो आप लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ऑस्ट्रिच एग जिसको हम कहते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये कोशिका ऐसी है जो लेंथ में विड्थ में दोनों में लगभग बड़ी है सारी कोशिकाओं से, इसीलिए हम इसको क्या मानते हैं? लार्जेस्ट सेल मानते हैं। अगर लार्जेस्ट सेल की बात की जाए इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट कोशिका हम मानते हैं एग कोशिका को, अंडाणु कोशिका को। लॉन्गेस्ट सेल अगर बात करें, लॉन्गेस्ट का मतलब है जो लेंथ में बड़ी है, और लार्जेस्ट का मतलब क्या है? जो लेंथ एंड विड्थ दोनों में बड़ी है। लॉन्गेस्ट सेल अगर ह्यूमन बॉडी में बात की जाए तो आपने कई बार सुना हुआ है न्यूरॉन। जो हमारी न्यूरॉन होती है वो बहुत ज्यादा लंबी होती है, कई बार ये 90 सेंटीमीटर्स तक की भी हो सकती है। तो ये लॉन्गेस्ट होती है हमारी बॉडी के अंदर। इन केस ऑफ प्लांट अगर पूछा जाए, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, रेमी फाइबर। प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं, रेमी फाइबर जो स्पेशल टाइप का फाइबर है, इसकी जो लेंथ होती है 55 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये भी लेंथ में काफी बड़ा होता है। अगर स्मॉलेस्ट सेल की बात की जाए, मतलब सबसे जो छोटी कोशिका है, छोटी कोशिका की बात की जाए इन ह्यूमन बॉडी, तो स्पर्म सेल है, यानी कि शुक्राणु कोशिका। स्मॉलेस्ट सेल ऑन अर्थ। अब अगर पूरी अर्थ पर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है, देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा, सेल के बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो सेल वॉल होती है। इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ फंगस, बैक्टीरिया जो होते हैं, इन सब में सेल वॉल होती है, सिर्फ एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। तो अगर हम विदाउट सेल वॉल बात करें कि जिसके पास कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं है, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो सबसे छोटी कोशिका के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। जिसके पास सेल वॉल नहीं है इस माइकोप्लाज्मा के पास, क्योंकि ये है तो बैक्टीरिया, बट इसके पास में आउटर वॉल में क्या उपस्थित नहीं है? कोशिका भित्ति नहीं उपस्थित है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी का जोकर कहा जाता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जोकर कहते हैं इसको, जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।
इसको जोकर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपने शेप्स को कंटिन्यूअसली ये भी चेंज कर सकता है, क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं, सेल वॉल रिजिड होती है, कोशिका भित्ति तो बहुत सख्त होती है, जिसके कारण से ये अपने शेप को आराम से बदल लेता है, क्योंकि कोशिका भित्ति तो इसके पास है नहीं। तो माइकोप्लाज्मा को विदाउट सेल वॉल स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है अर्थ के ऊपर। और अगर हम विद सेल वॉल की बात करें तो एक होता है डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। ये भी एक बैक्टीरिया है, डायलिस्टर न्यूमोसिंटस। न्यूमोसिंटस ये क्या है? बैक्टीरिया ही है, लेकिन इसके पास में सेल वॉल है और ये भी सबसे स्मॉलेस्ट माना जाता है। तो ये कुछ डेटा है, कौन स्मॉलेस्ट है, कौन लॉन्गेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है, तो ये कुछ डेटाज आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स यानी कि ह्यूमन बॉडी की नहीं, टाइप्स ऑफ सेल्स में हम ये देखते हैं कि कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका लिखी है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को पहले डील करेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ये कैसा दिखाई देता है, इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें उपस्थित होती है, हर एक चीज का हम डिटेल में फंक्शन पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आप साथ-साथ में नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाना भी चाहिए। तो एक बार आप इस वीडियो को पहले पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद में आप फिर पेन कॉपी लेकर बैठिए और इसको नोट डाउन करिए। सिर्फ देखते रहने से कुछ भी नहीं होगा, कोई चीज़ आपको लर्न नहीं होगी, ठीक है? तो आई होप आज के लेक्चर से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कुछ नया भी सीखने के लिए मिला होगा। अगर थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा है तो आगे के वीडियो में भी बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।